हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके और इसके जो प्रीवियस टॉपिक है उनको देखें, ताकि आप इस गॉस थ्योरम को कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट फील्ड्स। ठीक, अगर आप पिछले टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है आगे आने वाले टॉपिक नहीं कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से। तो गॉस थ्योरम चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। गॉस थ्योरम है क्या? तो सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बताना चाहिए, गॉस थ्योरम एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन। ये हमको रिलेशन बताती है बिटवीन फ्लक्स यानी फाई एंड चार्ज और जो है फ्लक्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में जानकारी हमको गॉस थ्योरम की हेल्प से मिलती है। प्रीवियस टॉपिक में हमने अभी ये सीखा था कि अगर आपके पास कोई सरफेस है और उस सरफेस से कितना फ्लक्स जुड़ा हुआ है और उस फ्लक्स को फाइंड करना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने फाई ई इज इक्वल टू निकाला था ई ए कॉस थीटा। ये पीछे हमने निकाला था फार्मूला कि अगर आपके पास कोई एक सरफेस है, जैसे अगर हमारे पास ये सरफेस है और इस सरफेस कोई ये सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, तो अब अगर हम इस सरफेस से लिंक कोई भी फ्लक्स निकालना है तो उसका फ्लक्स निकालने का फार्मूला हमारे पास ये होता था। यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको एरिया की वैल्यू पता होना चाहिए और आपको थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाके आप इस सरफेस से लिंक फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन इतना तामझाम बनाने से बेहतर है गॉस ने हमको इन सब चीज़ों से छुटकारा दे दिया। उन्होंने कहा इतना कुछ मत करो, आप हमको केवल ये बताओ कि ये अगर ये सरफेस 3D सरफेस है, मतलब कोई एक 3D सरफेस जिसमें आप हाइट, लेंथ और विथ तीनों चीज़ें हैं, अगर कोई ऐसी सरफेस है और उसके अंदर कितना चार्ज रखा है, अगर आप हमको ये बता पा रहे हैं तो हम आपको जो है उसके अंदर से कितना फ्लक्स निकलेगा वो हम जानकारी दे सकते हैं। यानी गॉस थ्योरम ने इन सब चीज़ों से हमको छुटकारा दिला दिया और अपने बताया कि आप सिंपली अगर चार्ज के बारे में जानकारी रखते हैं कि किसी सरफेस से के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, तो आप उस सरफेस से, आप उस जो है ऑब्जेक्ट से निकलने वाले फ्लक्स के बारे में जानकारी बता सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली गॉस थ्योरम रिलेशन बताता है किसके बीच में? फाई ई और चार्ज के बीच में, जहां पर ये चार्ज जो होता है वो उस सरफेस के अंदर रखा होता है। और जो मैनुअली तरीका फ्लक्स निकालने का है वो ये है। ठीक, ये 2D सरफेस पर ज़्यादातर अप्लाई होता है, बट अगर 3D सरफेस हमारे पास कोई है, ये 2D सरफेस के लिए अप्लाई होता है। अगर हमारे पास 3D सरफेस है तो 3D सरफेस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? गॉस थ्योरम। तो चलिए देखते हैं कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था और फिर इसके हम डेरिवेशन करते हैं। तो गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है टोटल फ्लक्स थ्रू आ 3D क्लोज्ड सरफेस। 3D क्लोज्ड सरफेस का मतलब है एक ऐसा सरफेस जो 3D हो। 3D कौन कौन से हो सकता है? स्फीयर हमारा हो सकता है, क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। ये सारे सरफेस कैसे हो सकते हैं? 3D सरफेस हो सकते हैं। तो इस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो टोटल फ्लक्स क्या होगा? 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। यानी वो उस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज रखा होगा उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। जैसे कि अगर हमारे पास एक, सपोज करो कि एक हमारे पास फुटबॉल है, ये 3D शेप का होता है, मान लो एक फुटबॉल है और उसके अंदर हमने एक चार्ज रखा हुआ है, तो उस फुटबॉल की सरफेस से जो निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स जो होगा उस किसके बराबर होगा? उसके अंदर रखे चार्ज को अगर हम 1/ε0 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? उस फुटबॉल से निकलने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट था कि टोटल फ्लक्स थ्रू आ 3D क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। यानी किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के भीतर रखे कुल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इसी थ्योरी को हम क्या कर सकते हैं? मैथमेटिकली लिख सकते हैं, क्योंकि मैथ इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जो हमने इतना सा ये स्टेटमेंट पूरा लिखा है, इसी को इन मैथ वी कैन राइट में हम लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जो फाई होता है वो किसके बराबर होगा? क्यू इन। क्यू इन का मतलब है इनक्लोज्ड, जो कि कहाँ होगा? इनसाइड द
ठीक, सरफेस के जो अंदर हमारे पास चार्ज रखा होगा, अंदर, बाहर की कोई लेना देना हमको नहीं, जो अंदर रखा होगा वो टोटल चार्ज को अगर हम एप्सिलॉन नॉट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या हम कह सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमको क्वांटिटी मिलेगी दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड टोटल फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। ठीक, तो ये तो हमारे पास स्टेटमेंट हो गया। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ स्पेस कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, आई थिंक यही वैल्यू होती है, आई थिंक नहीं, एग्जैक्ट यही वैल्यू होती है। तो ये आप यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ स्पेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए, तो ये तो हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट रहा और इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली हमने। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये जो इक्वेशन आती है प्रूफ कैसे हम करना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए या इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कोई एक जो है गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं। ठीक, गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं। ये हमने एक जो है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया है। ये मान सकते हैं कि एक फुटबॉल हमारे पास रखा हुआ है जिसकी हमने ऊपर वाली सरफेस दिखाई है। ठीक, गॉसियन सरफेस के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गॉसियन सरफेस का ना तो कोई शेप होता है। जो गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर मानी हुई है, ये हमने क्या मानी हुई है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन जो हमने सरफेस मानी हुई है। ठीक, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसका कोई नो शेप, कोई शेप नहीं होता है इसका। ठीक, शेप नहीं होता है। इसको हम अपनी इच्छा अनुसार, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। इसको हम सिलेंड्रिकल भी चूज़ कर सकते हैं, इसको हम स्फेरिकल भी चूज़ कर सकते हैं, इसको हम एज अ क्यूब भी चूज़ कर सकते हैं। जैसी हमारी इच्छा हो वैसा हम चूज़ कर सकते हैं। ये इमेजिनरी है, ये क्या है, इमेजिनरी, ये हमारे पास है, ये काल्पनिक हमारे पास इमेजिनरी सरफेस होती है। ठीक, तो चलिए, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया है और ये हमने कैसा लिया है, एक काल्पनिक सरफेस लिया हुआ है जो कि स्फीयर शेप का है। इसका आप कुछ सरफेस ऊपर है, जैसे फुटबॉल की ऊपरी सतह होती है उसी तरीके से ये सरफेस हमने लिया, लेकिन देखने पे आपको एक रिंग लग रहा हो, बट ये रिंग नहीं है, ये एक स्फीयर है। ठीक, तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक रख लेते हैं +q कूलाम का चार्ज। अब +q कूलाम का चार्ज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और +q कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाता है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, ठीक, सभी दिशाओं में आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर जाएंगे, ऐसे इस तरीके से सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ फैलेंगी। ये ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी +q कूलाम के कारण। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करें, इस सरफेस को परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पर आप अगर इस छोटी सी सरफेस को अज्यूम करें तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। इस सरफेस के ऐसे यहाँ पर सब में गुजर रही होंगी। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर गुजर रही तो इसका मतलब है यहाँ पर फ्लक्स होगा, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था कि फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर ऑफ एनी सरफेस। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसी को तो फ्लक्स कहते हैं। तो यानी यहाँ पर सब कहीं से फ्लक्स निकल रहा होगा। अब हम फ्लक्स फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम थोड़ा सा एक अजम्पशन करेंगे कि जो है हम इस पूरे स्फीयर को छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मानेंगे। हम मानेंगे कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है जिसका हमने एरिया सरफेस के ऊपर मान लिया है ds। मान लेते हैं ds एरिया हमारे पास सरफेस के ऊपर है। इस ds एरिया का अगर हम एरिया वेक्टर लिखेंगे तो एरिया वेक्टर हम जानते हैं हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, तो बाहर के और आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये इसका एरिया वेक्टर इधर होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस और आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम n कैप कहेंगे। और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, सब कहीं से जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पर इस सरफेस जो हमने ब्लैक पेन से लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पर E जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। और इस E की वैल्यू होगी कितनी, अगर हम इस जो स्फीयर के रेडियस को r मान ले, ये r मान ले, अगर हम ये रेडियस क्या मान ले, r मान ले, तो अगर हम सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करें तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो E = होगी 1/4 पाई ε0 q/r², क्योंकि ये एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के कारण कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है। तो ये देखो, अगर हम बात करते हैं सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब कहीं बराबर होगी, क्योंकि r तो फिक्स है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहाँ पर निकालो, यहाँ पर निकालो, यहाँ पर निकालो, यहाँ पर निकालो, चाहे यहाँ पर निकालो, चाहे यहाँ पर निकालो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी फिक्स है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स है, तो हम देखते हैं इस छोटू से जो सरफेस हमने माना है, ये छोटू सा ds एरिया का सरफेस, यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा। फिर अगर हम इस पूरी चीज़ का इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमको टोटल फ्लक्स निकल आएगा, और देखते हैं टोटल फ्लक्स कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। ठीक, तो चलिए यहाँ पर अगर थीटा की बात करें तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल। तो एरिया वेक्टर और ई दोनों देखो पैरेलल हैं, और जब दोनों पैरेलल है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। तो देखते हैं फ्लक्स थ्रो स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल एरिया ds। सबसे पहले निकालते हैं हम फ्लक्स थ्रो स्मॉल एरिया ds से निकलने वाला हम सबसे पहले फ्लक्स फाइंड करते हैं कि कितना होगा ds से निकलने वाला फ्लक्स। तो ds से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो छोटू सा फ्लक्स होगा। तो नॉर्मली फ्लक्स को हम फाई ई से लिखते हैं, लेकिन छोटा फ्लक्स है तो डी फाई ई से लिखेंगे। तो डी फाई ई हो जाएगा इज इक्वल टू, फ्लक्स का फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, तो ई तो ई ही है यहाँ पर। ठीक, एक की जगह पे यहाँ पर हमने एरिया कितना माना है ds, तो ये ds हो जाएगा। और cos थीटा की जगह पे यहाँ पर 0 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री। तो कुल मिला के फॉर्मूला बन जाएगा हमारा e ds, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो कुल मिला के e ds हमारे पास आएगा d फाई e। तो ये हमारे पास आया छोटू से सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स। लेकिन क्या यही ds ही एरिया तो होगा नहीं, यहाँ पर भी अगर हम ds एरिया का एक एलिमेंट काट लें, इसके पड़ोस में भी ds एरिया का एलिमेंट काट लें, इसके पड़ोस पर ds एरिया का एलिमेंट काट लें, इसके पड़ोस में ds एरिया का एलिमेंट काट लें, तो इस पूरे स्फेयर को हम ds एरिया के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो एक ds जो से निकलने वाला फ्लक्स इतना है, तो अगर टोटल से निकलने वाला हमको फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, इस डी फाई ई का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर कर देते हैं, इसलिए फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, होल यानी पूरे सरफेस, होल सरफेस, पूरे सरफेस से निकलेंगे। जो सिमेट्री पाई जा रही है तो यहाँ पर सिमेट्री पाई जा रही है, वहाँ पर आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो फाई ई कह देंगे, और फाई ई का क्या कर देंगे हम, इस डी फाई ई का इंटीग्रेशन कर देंगे। एक से था इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन का होता है टोटल फ्लक्स। अब वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू ई हो जाएगी, और ये हो जाएगी ds। ठीक, ई कांस्टेंट है सब कहीं, क्योंकि हमने देखा आर फिक्स है, तो हर पॉइंट पर सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर ई फिक्स है। तो कांस्टेंट चीज को बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ds। तो ई और ds क्या था, छोटू सा सरफेस, और इंटीग्रेशन का मतलब पूरा सरफेस। अब पूरा एक कैसा सरफेस है, हमारे पास स्फेयर है, और स्फेयर का जो एरिया होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ds की जगह पर लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, डी फाई ई ये हमारा चल रहा था। ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब ई की वैल्यू पुट करेंगे तो ई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर पहले से था। तो हमारे पास 4 पाई से 4 पाई और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू बचा क्यू, और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट, ई नहीं सॉरी फाई ई चल रहा था, ये फाई ई चल रहा था। तो फाई ई इज इक्वल टू ये बचा, और यही तो गॉस थ्योरम है। यहाँ पर क्यू क्या है, देखो क्यू ही तो इस सरफेस के अंदर रखा हुआ चार्ज, तो इसी को हम जो है क्यू इनक्लोज्ड भी लिख सकते हैं। यही हमारे पास गॉस थ्योरम क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है गॉस थ्योरम। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, और अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक, थैंक यू।